आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3, जिसकी फर्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स के इंट्रोडक्शन को, और मेनली हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे अपने एसिडिफायर्स को। ठीक है, आप लोग पहले कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स है, ठीक है, उसको समझने से पहले हमें जो है समझना होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि इसको आप लोगों ने जीआईटी के नाम से बहुत बार सुन रखा होगा। ठीक है, तो जीआईटी का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो देखो जो हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे मेन पार्ट होता है। ठीक है, यानी यहीं पे हमारे फूड का पूरा डाइजेशन यहाँ पे होता है। तो अभी इसका हम लोग यहाँ पे फिगर भी देखेंगे, बट थोड़ा सा चलो फिगर से ही हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो है हमारा माउथ से शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा माउथ, और माउथ से शुरू होकर फिर ये हमारा ईसोफेगस से होते हुए फिर हमारा जो है स्टमक से होते हुए फिर इंटेस्टाइन से होते हुए हमारा जो है यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे जो है एनस पे जो है ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यानी सिंपली बात करें तो देखो सबसे पहले फूड हमारा जो है हम लोग मतलब मुंह से खाते हैं ना, तो यहाँ से एंटर करता है। ठीक है, फिर यहाँ से होता होता, ठीक है, फिर यहाँ पे जो है इसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, फूड का, और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो है एनस से हमारी बॉडी से फूड जो है बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यानी जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है जीआईटी होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन अगर देखें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द पाथवे ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड एंड इट्स एक्सक्रीशन। ठीक है, यानी हमारा जो फूड है उसका डाइजेशन, ठीक है, और उसका एक्सक्रीशन यानी कि डाइजेशन होने के बाद हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम भी यहाँ पे पूरा हमारा जो है जीआईटी करता है। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और ये हमारा कहाँ है, मुंह से शुरू होता है। ठीक है, और यहाँ पे एनस पे एंड हो जाता है। अब देखो जो हमारा यहाँ पे जीआईटी है, ठीक है, इसके मेन पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा स्टमक हो गया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ठीक है, तो ये हमारे जीआईटी के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि जो हमारा जीआईटी है, ठीक है, जब भी इसके फंक्शंस में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग जो दवाएं देते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। ठीक है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट हमारे ऐसे दवाएं होती हैं, ऐसे एजेंट होते हैं जिसको हम लोग क्यों देते हैं, जब हमारी जो है जीआईटी में जो है कोई गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेसिकली हमारा जो सिलेबस है उसमें हमें जो है 4 तरीके की गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट को पढ़ना है। ठीक है, पहला हो गया हमारा एसिडिफायर, दूसरा हो गया एंटासिड, थर्ड हो गया कैथार्टिक्स, और फोर्थ हो गया हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब देखो मेरी बात को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना, जो हमारा स्टमक होता है इसके अंदर हमें देखने को मिलता है गैस्ट्रिक एसिड, जो कि कौन सा होता है, HCl। और HCl अगर आप लोग को पता हो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, यानी बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर हमें जो है एक बहुत ही खतरनाक एसिड देखने को मिलता है। और अगर यही HCl आपके हाथ वाथ पे गिर जाए, ठीक है, तो खत्म काम। ठीक है, वहाँ काम खत्म हो जाएगा। तो यार यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो हमारा HCl है, ठीक है, अगर वो हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पे भी गिरेगा तो हमारी बॉडी की पूरी हालत खराब हो जाएगी, पूरी हमारी बॉडी जल जाएगी। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, हमारा वन ऑफ द सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो भाई ये हमारे पेट के अंदर कैसे रह रहा है, ठीक है, हमारे पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है, और हमारे पेट के अंदर इसका काम क्या है। तो देखो सबसे पहले काम की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पे तोड़ने का काम। ठीक है, जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पे जो हमारा एसिड है वो क्या करता है, खाने को गला देता है। ठीक है, उसको यहाँ पे ब्रेक कर देता है ताकि उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि ये एसिड हमारा आखिर जो है स्टमक में कैसे रहता है और कैसे हमारे स्टमक में नुकसान नहीं होता है। तो देखो इस चीज़ का आंसर आप लोग को आज की वीडियो में मैं नहीं दूंगा, इसको हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे एंटासिड्स के बारे में। ठीक है, बाकी इतना आप लोग समझो कि यहाँ पे हमारा एसिड होता है। अब एसिड मैंने आप लोगों को क्यों बताया कि अब देखो यहीं से आती है हमारी 2 प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो एसिड है उसका जो लेवल है वो कम हो जाए। ठीक है, यानी एसिड हमारे स्टमक में बनना बंद हो जाए, मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा कम हो गया है ना। और दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि एसिड कुछ ज़्यादा ही बनने लग जाए। ठीक है, यानी कि जितना ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है। तो दोनों चीज़ें नहीं सही है ना। अगर कम बनेगा तो खाने का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा बन गया तो भाई एसिड है ना, हमारे पूरी बॉडी को ख़राब कर सकता है। तो मतलब एक लिमिट में रहे वही अच्छा है। अब रहता कैसे है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट आप लोग समझ गए ना यहाँ पे हमारी 2 प्रॉब्लम कि एक हो सकता है कि एसिड हमारा यहाँ पे क्या हो जाए, लो हो जाए, है ना, लो, और एक हो सकता है कि एसिड हमारा यहाँ पे हाई हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, जब हमारा यहाँ पे एसिड लो हो जाएगा तो हम लोग जो दवाएं देंगे वो कौन सी होगी, एसिडिफायर, जिसको हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में देखने वाले हैं। एसिडिफायर देखो
एसिडिफायर यानी एसिड को फायर यानी एसिड को बढ़ाने वाला, ठीक है। और जब हमारा एसिड यहाँ पे हाई हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग कौन सी दवा देंगे, एंटासिड्स, ठीक है, यानी एसिड के अपोजिट में देखो एंटा यानी कि एसिड को कम करने वाली दवा है, ठीक है। तो अगर एसिड बढ़ गया हमारे स्टमक में तो हम लोग कौन सी दवा देंगे, एंटासिड, ठीक है। और अगर एसिड जो है कम हो गया तो कौन सी दवा देंगे, एसिडिफायर। अब हमारी जो दो और दवाएं आती हैं, तो एक होता है हमारे यहाँ पे कैथार्टिक्स और दूसरा होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो देखो कैथार्टिक्स क्या होता है, बेसिकली कह सकते हो कि जब हमें जो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, जब यहाँ पे हमारी बॉडी से स्टूल वगैरह अच्छे से पास नहीं हो पाता है। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग को स्टूल वगैरह नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आप लोग गूगल सर्च करके देख लो, ठीक है, स्टूल और या फिर फीकल मैटर, तो इन सारे नामों से आप लोग पता करके देख सकते हो, ठीक है। तो उतना आप लोग देख लो ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मान लो हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई, कब्ज की, है ना, तो क्या होगा कि स्टूल जो है अच्छे से पास नहीं हो पाएगा। तो उस केस में हम लोग जो दवाएं देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथार्टिक्स, ठीक है। अगर हमें जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चारों दवाओं का जो हम लोग को इस पूरे यूनिट में पढ़नी है, ठीक है। तो अगर हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई तो हमें कौन सी दवाएं देनी है, कैथार्टिक्स, ठीक है। और अगर अगर मान लो ये जो हमारा पूरा का पूरा हमारा ये जो जीआईटी है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इसमें कोई भी मान लो इन्फेक्शन वगैरह हो गया कहीं पे भी, ठीक है, मान लो यहाँ पे या फिर स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में कहीं पे भी मान लो अगर इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई, ठीक है, तब हम लोग जो दवा देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हमें जो है इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कहाँ पे, जीआईटी में, तो कौन सी दवा देंगे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो यही चारों को हम लोग को अपने इस पूरे यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। पहला कौन सा, एसिडिफायर, एसिडिफायर कब देंगे, जब एसिड यहाँ पे लो हो जाएगा, ठीक है। एंटासिड कब देंगे, जब एसिड हाई हो जाएगा। कैथार्टिक्स कब देंगे, जब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। एंटी माइक्रोबियल एजेंट कब देंगे, जब यहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ गए, बस इतना ही है इस यूनिट में, ठीक है। बस अब इन चारों को हम लोग को थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, बाकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन यही था। और आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस यूनिट में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो अब देखो जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है कि जैसे कि जो हमारा जीआईटी है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, कि पहला हो सकता है कि इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ एसिड, यानी कि एसिड हमारी बॉडी में कम बनने लग जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्लोरहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया, ठीक है। और इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग कौन सी दवा देंगे, एसिडिफायर, ठीक है। और अगर मान लो एसिड का सेक्रेशन टू मच हो गया तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर एसिडिटी, ठीक है, यानी एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और हम लोग इसको क्योर करने के लिए कौन सी दवा देंगे, एंटासिड्स, ठीक है। और अगर मान लो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई तो कौन सी दवा देंगे, कैथार्टिक्स। और अगर बैक्टीरिया या माइक्रोब की ग्रोथ हुई तो कौन सी दवा देंगे, गैस वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट, है ना। बस बहुत ही सिंपल है यार, देखो, ठीक है। ये हमारी जो यूनिट 3 है, ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। देखो इसके अंदर जो हमारा थ्योरी पोर्शन है वो तो बहुत ईजी है, बस इसके अंदर कुछ दवाएं हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ हमारे केमिकल कंपाउंड है, उनको आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है कि हमारे ऐसे एजेंट्स जो कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस या फिर डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स, ठीक है। और ये हमारे बेसिकली 4 टाइप के हैं, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा एसिडिफायर, इसको हम लोग यूज करेंगे हाइपोक्लोरहाइड्रिया में, ठीक है। एंटासिड्स, इसको हम लोग यूज करेंगे हाइपर एसिडिटी में। कैथार्टिक्स, इसको हम लोग यूज करेंगे कॉन्स्टिपेशन में। और फोर्थ हमारा एंटी माइक्रोबियल, इसको हम लोग यूज करेंगे बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स की ग्रोथ में, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अपने एसिडिफायर्स को। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एसिडिफायर की, तो देखो एक बेसिक डेफिनेशन तो आप लोग समझ ही चुके हो। ये क्या करेंगे, हमारे गैस्ट्रिक एसिड यानी कि HCl को जो है बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है, जब वो यहाँ पे कम हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा जो है हमें एग्जाम में थ्योरी वगैरह लिखनी है, ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ये सब चीज़ें देख लो। जैसे कि जो ये हमारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे गैस्ट्रिक एसिड को इंक्रीज यानी बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे एसिडिफाइंग एजेंट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो इस नाम से भी आप लोग को देखने को मिल सकता है। और उसके बाद देखो या तो ये क्या करेंगे कि या तो ये एसिड को प्रोड्यूस करेंगे और या तो उसका जो लेवल है उसको बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये एसिड जो है अलग से प्रोड्यूस करें या फिर जो है उसी को बढ़ाएं, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये काम कैसे करता है, बाई डिक्रीजिंग द पीएच ऑफ स्टमक। अब आप लोग को पता है कि एसिड क्या होता है, उसका पीएच यहाँ पे लो होता है। तो अगर हमारे स्टमक का पीएच यहाँ पे लो कर दिया गया तो क्या होगा, एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, है ना, बहुत ही सिंपल है।
और उसके बाद देखो ये हमारे जो है एक्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, हम लोग को पता है। देखो एक्लोरहाइड्रिया हाइपोक्लोरहाइड्रिया का मतलब क्या हुआ कि एसिड का जो है कम हो जाना, ठीक है। एक्लोरहाइड्रिया का मतलब होता है एसिड बिल्कुल बहुत ख़त्म ही हो जाना, ठीक है, और हाइपो में कम हो जाता है, ठीक है। तो दोनों ही केस में हम लोग यहाँ पे एसिडिफायर्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो एसिड है वो हमारे स्टमक के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारा क्या करता है, फूड के ब्रेक डाउन और डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे फूड में जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे किल करने का काम करता है। और उसके बाद देखो हमारे कुछ कुछ जैसे हमारे डाइजेशन के लिए कुछ कभी कभी जो है एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो उसको भी प्रोवाइड करने का काम हमारा यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ एसिडिफायर्स की, तो बेसिकली हमें जो है 3 टाइप के एसिडिफायर देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा गैस्ट्रिक एसिडिफायर, दूसरा होता है यूरिनरी एसिडिफायर और थर्ड होता है हमारे यहाँ पे सिस्टमिक एसिडिफायर। अब देखो इन तीनों को भी बहुत ही सिंपली समझो, तो गैस्ट्रिक एसिडिफायर क्या करेगा, हमारे स्टमक के पीएच को यहाँ पे मेंटेन करेगा, ठीक है, यानी कि कम है तो ज़्यादा, ज़्यादा है तो कम। और यूरिनरी एसिडिफायर क्या करेगा, हमारे यूरिन के पीएच को बैलेंस करेगा। और सिस्टमिक एसिडिफायर क्या करेगा, ये हमारे पूरे बॉडी के पीएच को यहाँ पे बैलेंस करेगा। बेसिकली आप लोग कह सकते हो बैलेंस नहीं करेगा, हमारे बॉडी में जैसे एसिड का लेवल कम हो गया तो एसिड को जो है दोबारा से नॉर्मल करने का काम करेगा, है ना। तो गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स की बात करें तो ये हमारे क्या है, स्टमक के पीएच को यहाँ पे कंट्रोल करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करती है, हमारे स्टमक के एसिडिटी को यहाँ पे बढ़ाने का काम करती है। और मेनली यहाँ पे इसको जो है जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो भी पेशेंट है, ठीक है, अगर उनको एक्लोरहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया की प्रॉब्लम हुई तो हम लोग यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स का यूज़ करते हैं। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे यूरिनरी एसिडिफायर की, तो यहाँ पे ये क्या करता है, हमारे यूरिन के पीएच को यहाँ पे कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये क्या करता है, हमारे बॉडी से जो है एसिडिक यूरिन को यहाँ पे रिमूव करने का काम करता है। अब देखो जो हमारे यहाँ पे यूरिनरी एसिडिफायर होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को यहाँ पे क्योर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यूटीआई का नाम हो सकता है आप लोगों ने सुन रखा हो, ये हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे ट्रीट करने के लिए हम लोग जो है यूरिनरी एसिडिफायर्स का यूज़ करते हैं। अब अगर आप लोग को यूरिन नहीं पता है तो आप लोग गूगल करके देख लो, ठीक है, क्या होता है, ओके। और सिस्टमिक एसिडिफायर्स की बात करें तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स के पीएच को यहाँ पे कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे सिस्टमिक एसिडिफायर है, ठीक है, ये करते क्या है, ये बेसिकली हमारे जो है जैसे मान लो अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अल्कलाइन पीएच हो गया, यानी हमारी बॉडी में बेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये जो है उस बेस को जो है न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। जैसे कि सिंपली समझो, आप लोग को पता है ना बेस और एसिड के बीच में जब रिएक्शन होती है तो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट बन जाता है। तो मान लो अगर बेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, बेस अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हम लोग अगर एसिडिफायर को देंगे तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे इस बेस के साथ रिएक्शन करेगा और हमारा क्या बना देगा, सॉल्ट, है ना, और वाटर। तो कुल मिलाकर क्या करेगा, इस बेस को यहाँ पे न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। तो इस चीज़ में भी हमारा जो है ये काम आता है। और उसके बाद ये जो है बेसिकली जो भी पेशेंट है यहाँ पे एल्कलोसिस, एल्कलोसिस का मतलब क्या होता है, एल्कलोसिस हमारी एक कंडीशन होती है जब हमारे बॉडी में बेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उन सबको यहाँ पे ट्रीट करने के लिए हम लोग जो है सिस्टमिक एसिडिफायर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, तो उसमें हमारे एसिडिफायर्स के अंदर हमें जो है 2 ड्रग्स को पढ़ना है, जिसमें पहला है हमारा अमोनियम क्लोराइड और सेकंड है हमारा यहाँ पे डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया NH4Cl, मॉलिक्यूलर वेट हो गया इसका 53.49 ग्राम पर मोल, ठीक है। और साइनोनिम इसका होता है यहाँ पे साल अमोनिया, ठीक है। देखो सॉल्ट नहीं है, सॉल है, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना। और प्रिपरेशन की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे जो है अपने HCl और अमोनिया यानी NH3 की रिएक्शन से जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो NH3 और HCl जब रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, NH4Cl, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमें जो है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में देखने को मिलेगा। ये हमारा बेसिकली ऑर्डरलेस होता है और थोड़ा सा इसका जो है कूल सैलाइन टेस्ट होता है, यानी कि थोड़ा सा सॉल्टी होता है लेकिन थोड़ा सा ठंडा होता है, ठीक है। जैसे जैसे मेथनॉल, जैसे पुदीना होता है ना, उसका थोड़ा सा ठंडा टेस्ट होता है, तो इसका भी थोड़ा सा ठंडा टेस्ट होता है, ठीक है। और ये हमारा जो है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, यानी अगर इसको खुले में रखोगे तो ये हवा में उड़ जाएगा, ठीक है, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे देखो बिल्कुल वही वाला है, ठीक है। जब NH4Cl को आप लोग जो है डिकम्पोज करोगे तो किस में ब्रेक हो जाएगा, NH3 यानी कि अमोनिया और HCl में। देखो वही वाली रिएक्शन उल्टी हो गई, है ना। और यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे एसिडिफायर्स की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है।
फर्टिलाइजर्स की तरह भी इसको यूज़ करते हैं, और जो हमारी ग्लू है, ठीक है, तो उसके प्रिपरेशन में भी यूज होता है, और जो हमारे बफर सोल्यूशंस हैं तो उसमें भी हमारा जो है अमोनियम क्लोराइड जो है हमें देखने को मिलता है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकेंड ड्रग की, ठीक है। तो ये है हमारा डाइल्यूट HCl। देखो डाइल्यूट HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और डाइल्यूट का मतलब क्या है कि आप लोग समझो कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होगा, HCl उसमें थोड़ा सा यहाँ पे मिला होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमारा HCl ही होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो कितना होता है 36.46, और साइनोनेम की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे स्पिरिट ऑफ सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। और प्रिपरेशन की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे जो है अपने NaCl और H2SO4 की रिएक्शन से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमारा एक जो है कलरलेस लिक्विड होता है, और ये बहुत ही स्ट्रांगली एसिडिक नेचर का होता है, हमें पता है इस HCl हमारा बहुत स्ट्रांग एसिड होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे वाटर में भी सॉल्युबल होता है और अल्कोहल में भी सॉल्युबल होता है। और उसके बाद यहाँ पे इसका थोड़ा सा पंजेंट ऑर्डर होता है, और यहाँ पे जो हमारा HCl है वो यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्ट करके हमारा क्या देता है, NaCl, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिएक्शन ऑफ केमिस्ट्री। सबसे ज़्यादा आप लोगों ने यही वाली रिएक्शन देखी होगी, HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O, ठीक है, हर जगह देखने को मिल जाती है। और यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे एसिडिफायर की तरह भी यूज करते हैं, और फार्मास्यूटिकल एड की तरह भी यूज करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे सॉल्वेंट्स में जो है हमें देखने को मिलता है। फार्मास्यूटिकल एड का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो भी यहाँ पे जैसे दवाओं की प्रिपरेशन होती है तो उसमें यहाँ पे HCl जो है सहायक होता है, ठीक है। एड का मतलब होता है सहायक, यानी कि आप कह सकते हो कि HCl जो है उसमें यूज होता है। बात करें हम लोग यहाँ पे एंटी एसिड्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये वर्ड हमें देखने को क्यों मिल रहा है। तो उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना होगा अपने जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, ठीक है। अब देखो गैस्ट्रिक एसिड क्या होता है, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा स्टमक होता है ना, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा एसिड, ठीक है। तो स्टमक के अंदर इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड। अब ये गैस्ट्रिक एसिड एक्चुअल में होता क्या है, कुछ नहीं, हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब इसका नाम तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा। अब देखो यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई HCl का नाम अगर आप लोगों ने सुना है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि HCl हमारा लोहे तक को गला सकता है, ठीक है। इसके अंदर इतनी पावर है कि लोहा भी अगर आप लोग इसके अंदर डालो, ठीक है, अगर कंसंट्रेटेड है तो लोहे तक को गला देगा। तो आखिर ये हमारे पेट के अंदर कैसे सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी ज़रूरत क्या है। तो देखो सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि इसको यहाँ पे प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, यानी हमारे पेट के अंदर इस गैस्ट्रिक एसिड को बनाता कौन है, तो बनाती है हमारी एक स्पेशल टाइप की सेल, पैराइटल सेल, ठीक है, पैराइटल सेल। अब देखो यहाँ पे जो बनने का प्रोसेस है वो आप लोग को जो है अगले सेमेस्टर में पढ़ना है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो पैराइटल सेल हमारी जो है गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन करती है हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस हमारे पेट के अंदर जो है इसका काम क्या होता है, तो देखो काम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग जितना भी खाना खाते हो, अगर हमारा गैस्ट्रिक एसिड ना हो तो हमारा खाना पचेगा ही नहीं, समझ रहे हो बात को। जैसे आप लोगों ने कुछ भी खाना खाया, ठीक है, मान लो यहाँ पे होता है हमारा माउथ, तो यहाँ से आप लोग खाना खाए, ठीक है, और फिर यहाँ से होता हुआ ये हमारे पेट में आता है, ठीक है। तो पेट के अंदर जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड है यही हमारे खाने को पचाने का काम करता है, यानी क्या करता है, ये खाने को जो है ब्रेक कर देता है। देखो एसिड है तो जो भी आप लोग खाओगे तो उसको क्या करेगा, गला देगा, है ना, और उसको ब्रेक कर देगा, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब देखो यहाँ पे जो लोग भी नॉनवेज वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो देखो नॉनवेज हमारी बॉडी के लिए बना नहीं है, ठीक है, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कैसे एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये जो HCl है ना, यही हमारे नॉनवेज वगैरह को बहुत, अब देखो जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं अगर HCl ना हो तो ठीक है, तो आप लोग हजम ही नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो बात को। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि HCl बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर ये हो ना तो हम लोग जो भी खाएंगे तो कुछ भी यहाँ पे पचने वाला नहीं है, इतना समझ गए। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारा HCl है, ठीक है, ये हमारे पेट के अंदर सर्वाइव कैसे करता है। तो देखो हमारे पेट के अंदर जो है एक लेयर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस लेयर, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो यही हमारे जो है ये क्या करती है, देखो जैसे ये हमारा स्टमक है, ठीक है, तो ये स्टमक के अंदर देखो म्यूकस की एक बहुत अच्छी खासी लेयर होती है, और इसी के अंदर हमारा जो HCl रहता है। तो होता क्या है कि ये HCl देखो इसको हमारा म्यूकस लेयर जो है हमारे स्टमक की ये जो आउटर लेयर है इसको छूने ही नहीं देता है, बात को समझ रहे हो। जैसे कि आप लोगों ने जो खाना खाया वो इसके अंदर आया, तो HCl जो है मतलब इस म्यूकस लेयर के अंदर ही रहता है, और ये म्यूकस लेयर जो है ऐसी लेयर होती है जो कि
कह सकते हो कि आप जो है एसिड को जो है बर्दाश्त कर लेती है, और इससे जो है मतलब एसिड हमारे म्यूकस लेयर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, ठीक है। और म्यूकस लेयर क्या करती है, हमारे पेट की जो मेन बाहर वाली लेयर है, ठीक है, जिससे हमारे एसिड को डैमेज हो सकता है, वहां तक हमारे एसिड को पहुंचने ही नहीं देती है। तो इस तरीके से देखो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म काम करता है और सब कुछ मस्त चलता रहता है। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम यहाँ पे दो टाइप की होती है। पहला, या तो एसिड कम हो जाए, तो उसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया, वहां पे हम लोग यूज करेंगे एसिडिफायर को, ठीक है। अगर एसिड कम हुआ तो खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है, तो भी बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन एक दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और वो सबसे ज़्यादा होती है, और वो प्रॉब्लम होती है हमारी एसिडिटी की। एसिडिटी आप लोग बोलते हो, बेसिकली इसको बोला जाता है हाइपर एसिडिटी, ठीक है, हाइपर एसिडिटी। तो एसिडिटी, एसिडिटी का नाम तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा, ठीक है। अक्सर लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, और आप लोग जो है बहुत सारी दवाएं लाते हो, जैसे कि हमारा डाइजीन वगैरह हो गया, काफ़ी फेमस दवाएं हैं, आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा आई थिंक, ठीक है। तो एसिडिटी में होता क्या है, देखो एसिडिटी में होता ये है कि जो हमारा HCl है, ये हमारे पेट के अंदर कुछ ज़्यादा ही बनने लग जाता है। अब ज़्यादा बनेगा तो होगा क्या, देखो ज़्यादा बनने से क्या होगा कि सबसे पहले तो ये हमारा ज़्यादा बना तो दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला कि ये HCl हमारा इतना ज़्यादा बन रहा है कि ये हमारे ऊपर तक जा रहा है, ठीक है, यानी यहाँ देखो इसको रहना पेट में चाहिए। देखो पेट के अंदर तो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है जिसने HCl को बचा लिया, मतलब हमारे पेट को। लेकिन यहाँ पे अगर ये HCl बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो ये यहाँ पे ऊपर चढ़ने लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी कोई म्यूकस लेयर तो है नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी जलन होने लगेगी। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा चेस्ट एरिया होता है, सीने वाला। और इसीलिए जो है एसिडिटी में आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि उनके जो है सीने में जलन वगैरह होने लगती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एसिड हमारा ऊपर चढ़ने लग जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स, ठीक है, एसिड रिफ्लक्स। जब हमारा एसिड जो है बहुत ज़्यादा हो गया पेट में और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जो है चढ़ने लग जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। अब देखो यहाँ पे साइड में हमारा हार्ट भी होता है, ठीक है, बेसिकली ऐसा नहीं होता है हमारा हार्ट, लेकिन यहाँ पे देखो हम लोग काम चलाने के लिए मान लेते हैं। तो देखो जैसे अब एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो हमारा हार्ट भी बगल ही में है, तो यहाँ पे हार्ट के अंदर भी जो है जलन वगैरह हो सकती है ना। तो यहाँ पे देखो जब हमारी बॉडी में एसिड बढ़ता है तो हमें जो है हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक चीज़ और हो सकती है कि ये जो एसिड है जब ये बढ़ने लग जाए तो ये क्या करे कि हमारी म्यूकस लेयर को ब्रेक कर दे। यानी हमारी म्यूकस लेयर अगर यहाँ से ब्रेक हो गई तो क्या होगा, ये एसिड हमारे स्टमक की वॉल को डायरेक्ट टच करने लगेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पेट में बहुत ज़्यादा जलन होगी, ठीक है, बहुत असहनीय दर्द होगा। तो उस केस को अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि अल्सर वगैरह हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप लोग समझ रहे हो कि HCl जो है अगर बढ़ गया तो भी बहुत प्रॉब्लम है, कम हो गया तो भी बहुत प्रॉब्लम है। तो कम हो गया तो हम लोग क्या लेंगे, अगर HCl कम हो गया लो, ठीक है, तो क्या लेंगे, एसिडिफायर, यानी एसिड को बढ़ाने वाली दवाएं। और इसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया है। और अगर HCl बढ़ गया, ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, तो हम लोग लेंगे यहाँ पे एंटासिड्स, ठीक है। एंड देखो एंड मतलब अपोज करना, और एसिड यानी एसिड को कम करने वाली दवाएं, ठीक है। तो HCl का सिक्रेशन अगर बढ़ गया तो हम लोग लेंगे यहाँ पे एंटासिड्स, और इसी को हम लोग यहाँ पे आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे लेक्चर में बस इतना ही था, ठीक है। थ्योरी पोर्शन को हम लोग यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। जैसे कि एंटासिड्स हमारी कौन सी दवाएं होती हैं जो कि हमारे गैस्ट्रिक एसिड के लेवल को डिक्रीज करने के लिए ली जाती हैं। इसको हम लोग क्यों लेते हैं, हाइपर एसिडिटी के केस में, है ना। और इसको हम लोग यहाँ पे हार्ट बर्न और अल्सर को मतलब अल्सर से बचाने के लिए लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो जो हमारे एंटासिड्स हैं ये हमारे होते क्या हैं, ये हमारे जनरली वीक बेसेज होते हैं। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना, आप लोगों को अब तक इतना तो पता चल ही चुका है कि एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, जब यहाँ पे एसिड और बेस यहाँ पे रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट। और सॉल्ट हमारा क्या होता है, न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल होता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे मान लो अगर हमारी बॉडी के अंदर एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो हम लोग जो दवाएं देंगे वो क्या होगी, वो हमारी बेस वाली नेचर की होंगी, ठीक है। यानी हम लोग जो भी दवाएं देंगे उसके अंदर का जो नेचर है वो हमारा बेसिक होगा। तो ये करेगा क्या, ये हमारी बॉडी के अंदर जो एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, उससे यहाँ पे रिएक्शन कर लेगा और क्या बना देगा, हमारा सॉल्ट बना देगा, वाटर बना देगा। और उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो है न्यूट्रल मीडियम मेंटेन हो जाएगा, है ना। कुल मिलाकर जो है एसिड जो है नॉर्मल हो जाएगा। समझ रहे हो ना, बहुत ही सिंपल है, समझ जाना चाहिए आप लोग को। हाँ, तो यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा उनको सॉल्ट में। और यहाँ पे क्या करता है, देखो यहाँ पे ये जो है गैस्ट्रिक पीएच को इंक्रीज करने का काम करता है। अब देखो इतना आप लोग को पता है, पीएच अगर लो है तो क्या है, एसिड, और पीएच अगर ज़्यादा है तो क्या है, बेसिक। तो अगर एसिड बढ़ गया है तो किसका मतलब क्या है कि पीएच हमारा लो चला गया है, यानी नीचे चला गया है। तो अगर हमें एसिड को कम करना है तो क्या करना होगा, पीएच को बढ़ाना होगा, ठीक है। पीएच हमारा बढ़ गया तो एसिड कम हो गया, समझ रहे हो।
और एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर जैसे कि हमारी कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, तो ये सारी हमारे कुछ दवाएं होती हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड्स के बारे में, तो ये हमारी दो टाइप की होती हैं। पहला होता है हमारा सिस्टमिक और दूसरा होता है नॉन सिस्टमिक। अब देखो बात करें यहाँ पे सिस्टमिक की, तो देखो इसका नाम क्या है, सिस्टमिक। तो ये क्या होता है, ये हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में अब्जॉर्ब हो जाती है। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि देखो जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी बॉडी है, इसको आप लोग थोड़ा समझना, ठीक है। जैसे ये हमारी बॉडी है, तो हमारी पूरी बॉडी में यहाँ पे ब्लड वेसल का यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन हमारी पूरी बॉडी में हो रहा है ना, पूरी बॉडी में। अब ऐसा समझ लो आप लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब यहाँ पे सिस्टमिक जो है एंटासिड्स को दिया, सिस्टमिक, ठीक है, तो सिस्टमिक एंटासिड्स क्या करती हैं, ये हमारे ब्लड में ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है, और हमारे पूरे बॉडी के पीएच को यहाँ पे बढ़ाने लगती हैं। यानी बात ये है कि हमारे पूरे बॉडी में थोड़ा सा जो है बेसिक माहौल पैदा करने लगती हैं। अब देखो यहाँ पे ये अपना एंटासिड वाला काम तो कर देती हैं, यानी देखो बॉडी में जो है बेसिक माहौल को बना देती हैं, ठीक है, तो एसिड का माहौल कम हो जाता है, यानी एसिड कम हो जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे होता क्या है कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम पैदा कर देती हैं। प्रॉब्लम कैसे कर देती हैं कि देखो ये हमारे पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो ये हमारे पूरे बॉडी में थोड़ा सा बेसिक माहौल ज़्यादा बढ़ा देती हैं। अब अगर आप लोगों ने फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस देखा है तो आप लोग को पता है कि देखो अगर एसिड ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर बेस ज़्यादा हो गया तो भी तो प्रॉब्लम है। यानी ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि एसिड अगर ज़्यादा हो गया तो उसको कम करने के लिए हम लोग बेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, उससे भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे जो हमारी सिस्टमिक एंटासिड्स हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब यूज नहीं होती है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इनको अच्छा नहीं माना जाता है। दे आर नॉट वेरी सुटेबल एंटासिड्स एज दे कैन कॉज मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। एल्कोलोसिस का मतलब क्या होता है, बॉडी में हमारे बेस का माहौल बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, क्योंकि बेस को हम लोग यहाँ पे एल्कली भी बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एल्कलोसिस, है ना। अब देखो जो हमारी नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली काफ़ी अच्छी होती हैं। ये हमारे पूरे बॉडी में नहीं एब्जॉर्ब होती है। ये हमारी जो मेन प्रॉब्लम, देखो हमारी मेन प्रॉब्लम स्टमक के अंदर है, तो ये यहीं पे जाके काम करती हैं, ठीक है, और यहीं पे जो है एसिड का लेवल यहाँ पे कम कर देती है, ठीक है, और जो भी हमारी यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होती है, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे रिपेयर वगैरह कर देती हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ पे ज़्यादा यूज करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एंटासिड्स की कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखो सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि ये जो हमारी यूनिट 3 है, तो इसमें जो चारों यहाँ पे हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स दिए हुए हैं उसमें एंटासिड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगभग हर साल ही पूछा जाता है, तो इसमें आप लोग को काफ़ी अच्छे से चीज़ें पढ़ के जानी है। तो इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमारा जो है वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, और यहाँ पे फाइन पार्टिकल फॉर्म में देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखो इसको जो है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को कॉज नहीं करना चाहिए, यानी हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है कि पी जो है एसिड को कम करने के लिए बेस को बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा, है ना। और इसके बाद जो है इसका जो है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इफेक्ट होना चाहिए। यानी देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लो आप लोगों ने एंटासिड लिया, ठीक है, और जो है उसने बस थोड़े टाइम तक अपना इफेक्ट दिखाया, उसके बाद जो है उसका काम ही खत्म हो गया। अब उसके बाद हमारी बॉडी में एसिड फिर से बढ़ गया, तो फिर वो तो हमारे कोई काम की है नहीं। तो इसका थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड है ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम तक असर रहना चाहिए। और यहाँ पे जो है इट्स शुड नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम इसको नहीं पैदा करनी चाहिए। और उसके बाद इसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये स्टेबल होना चाहिए और रेडली अवेलेबल, यानी कि अगर आप लोग खरीदने जाओ तो तुरंत मिल जाए, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आप लोग ढूंढ रहे हो। और बेसिकली यहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंटासिड हमारा बहुत महंगा है ना। अब डाइजीन वगैरह आप लोग खरीदने जाते हो तो बहुत महंगी थोड़ी रहती है, 100 रुपये की रहती है, 100-150, है ना। और बात करें हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड्स की, तो देखो इसको आप लोग बहुत ही सिंपली समझो कि मान लो हमारी कोई एक एंटासिड ए है, ठीक है, और एक एंटासिड बी है। अब यहाँ पे होता क्या है कि हम लोगों ने कोई एक दवा दी, ठीक है, तो उसका असर थोड़ा सा धीमे रहता है, थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन अगर मान लो हम लोगों ने ए बी दोनों को मिला के दे दिया तो उसका असर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना, ज़्यादा तेज होगा, ज़्यादा टाइम तक रहेगा। तो यहाँ पे बस वही है कि हम लोग यहाँ पे दो दवाओं का कॉम्बिनेशन मिला के दे देते हैं। अब देखो एक बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग दो दवा का कॉम्बिनेशन दो तो हमेशा अच्छा ही हो, है ना, लेकिन अगर सही है तो अच्छा हो जाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड्स की बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी सिस्टमिक एंटासिड है उसको हम लोग यहाँ पे रेगुलर बेस पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो यहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस और कंजेस्टिव हार्ट फेलर को भी कॉज कर सकती है। अब नॉन सिस्टमिक एंटासिड जो है वो हमारी ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये हमारी जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, जहाँ पे इनको काम करना चाहिए वहीं जाके काम करती हैं। लेकिन देखो इनके अंदर भी कुछ यहाँ पे साइड इफेक्ट वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, तो इन साइड इफेक्ट्स को यहाँ पे अवॉइड करने के लिए, यानी इनसे बचने के लिए, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा एंटासिड है उसके इफेक्ट को यहाँ पे बढ़ाने के लिए और उसके टाइम ऑफ ड्यूरेशन को भी बढ़ाने के लिए, जैसे कि हम लोगों ने कोई दवा ली तो उसका इफेक्ट भी अच्छा हो और ज़्यादा टाइम तक भी रहे इफेक्ट,
इन सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए हम लोग जो है एंटासिड्स को यहाँ पे कॉम्बिनेशन में जनरली देते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है इसमें एक बहुत ही स्पेशल बात होती है, ठीक है। इसमें जो है एक हमारा रैपिड एक्शन वाला होता है और दूसरे के अंदर होता है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब इसको बहुत ही सिंपली समझो, हम लोगों ने जो है एंटासिड का कॉम्बिनेशन दिया। अब इसमें से ए मान लो इसका जो है रैपिड एक्शन है, यानी ये बहुत ही तेज इफेक्ट दिखाता है, और बी क्या है, इसका एक्शन है लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी ये ज़्यादा टाइम तक दिखाता है। अब देखो हमारा यहाँ पे दोनों काम बन गया, हमारा यहाँ पे रैपिड एक्शन भी हो गया, लॉन्ग ड्यूरेशन तक भी हो गया, तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमारा बहुत ही अच्छा एंटासिड बन गया है ना। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे यहाँ पे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का जो है कॉम्बिनेशन एक बहुत ही अच्छा हो जाता है, जिसमें मैग्नीशियम हमारा क्या होता है, फास्ट एक्टिंग, यानी ये जल्दी असर दिखाता है, और एल्यूमिनियम क्या करता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक असर दिखाता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे एंटासिड्स में जनरली देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एंटासिड्स के कुछ एग्जांपल्स की, जिनको हम लोग को अपने सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। तो पहला हो गया हमारे यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसके केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो हमारा होता है NaHCO3। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो होता है 84.01, और साइनोनिम की बात करें तो उसको हम लोग यहाँ पे बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। और प्रिपरेशन की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे एक हमारी प्रोसेस होती है सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, उसके द्वारा बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। देखो अगर 2 है तो हमारा डायरेक्ट हो गया सोडियम कार्बोनेट, और अगर H लग गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ जो है रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये हमारा जो है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे ये एथेनॉल में इनसॉल्युबल होता है और मेथनॉल में सॉल्युबल होता है, और यहाँ पे इसका थोड़ा सा सैलाइन यानी कि थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट होता है, और यहाँ पे ये बेसिक नेचर का होता है। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे बहुत ही सिंपली ध्यान रखो, हमारा एसिडिफायर क्या होता है, एसिड को बढ़ाता है, तो उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। हमारा एंटासिड्स क्या होता है, एसिड को कम करता है, तो एंटासिड्स का नेचर कैसा होगा, बेसिक अल्कलाइन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे ये जो है वाटर में जो है सॉल्युबल होता है। और यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे एंटासिड्स की तरह यूज करते हैं, उसी के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अलावा देखो इसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट रेप्लिनाइजर की तरह भी यूज करते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थ्योरी में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। और इसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने लाइजॉल वगैरह देखा है, घर साफ करने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड कंपाउंड की, तो ये होता है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो होता है 78 ग्राम पर मोल। साइनोनिम की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड पाउडर के फॉर्म नाम से भी जानते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है ये जनरली पाउडर के फॉर्म में ही होता है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे जो है जेल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे इसको हम लोग जो है अपने एल्यूमिनियम क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके बना सकते हैं। जैसे कि AlCl3 हमारा क्या हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की रिएक्शन से हम लोग यहाँ पे अपने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल को बना सकते हैं। और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमारा जो है वाइट विस्कस सस्पेंशन के फॉर्म में देखने को मिलता है। सस्पेंशन आप लोग को पता है ना, इसमें पार्टिकल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो देखो जैसा मैंने बताया ये पाउडर के फॉर्म में होता है, पाउडर को हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके बना लेते हैं। और यहाँ पे ये जो है टेस्टलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है, और मिनरल एसिड सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है, लेकिन वाटर और अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। और यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे एंटासिड्स और हार्ट बर्न में यूज करते हैं। तो आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।